नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे आपकी फिटनेस के बारे में। जो एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि हम इंडियंस जो हैं वो फिजिकली काफ़ी इनएक्टिव हैं, यानी कि हम जितनी ज़रूरत है WHO ने गाइडलाइन सेट कर रखी है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि एक हफ्ते में आपको मिनिमम कितनी फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस मानदंड के हिसाब से जो भारतीय हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। ऑलमोस्ट हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी आधी आबादी फिजिकली इनएक्टिव है। लैंसेट में ये रिपोर्ट छपी है। लैंसेट आप सब जानते हैं कि मेडिकल की दुनिया का एक बड़ा जर्नल है जहां पर बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट छपती हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है पहले मैं आपको बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है और फिर वो इसके दुष्प्रभाव भी बोल रही है और एक चेतावनी भी है कि खासतौर पे भारतीयों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों? तो देखिए, ये आंकड़ा 2000 से लेकर 2022 तक का है और वो जो 2030 का फिगर आपको दिख रहा है वो एक अनुमान है। तो सन 2000 की बात करें तो देश में महिलाएं 25%, उनके मुकाबले पुरुष थोड़ा कम लेकिन करीब करीब 20% ये इनएक्टिविटी का शिकार थे। इनएक्टिविटी से मतलब यहाँ पर है कि पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करते थे, पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे। 2010 में ये बढ़कर महिलाओं के लिए 38% से ज़्यादा हुआ, पुरुषों के लिए 28% से ज़्यादा हुआ। 2022 में देखिए ये काफ़ी नंबर खराब हो गया, 57% फॉर विमेंस, 42% फॉर मेन और इसका कंबाइंड नंबर जो है वो 50% के आसपास आता है। यानी हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा इनएक्टिव है फिजिकली या पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी 2030 आते आते, जहां करीब करीब आबादी का 60%, व्यस्क आबादी का 60% फिजिकली इनएक्टिव होगा, जिसकी वजह से कई बीमारियों के खतरे बढ़ेंगे। उसमें अगर आप देखें तो 68% से ज़्यादा महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होगी, वहीं 51% से ज़्यादा पुरुषों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। इसमें मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गए, बीपी, डायबिटीज़, इस तरह की और तो और कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी खतरा है। अब WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर 150 से 300 मिनट की एक मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर 75 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी अगर आप कम कर रहे हैं 150 मिनट से या 75 मिनट से, तो फिर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे कि भाई हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं लेकिन उसके अलावा तो हम दिन में दुनिया भर की दौड़ भाग करते हैं, क्या ये पर्याप्त है? क्या वो एक्सरसाइज मानी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इस ग्राफिक को देख के शायद आपके मन में ये भी आएगा कि क्यों ये महिलाओं वाला हिस्सा अनुपात में बहुत ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले? ये भी एक प्रश्न है। और क्या खतरे इसके हो सकते हैं और आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं? क्यों हमारी स्थिति इतनी खराब है? दुनिया के 195 देशों में भारत 12वें नंबर पर है। और एक और बड़ा खतरा ये है कि WHO ये इसलिए भी थोड़ा सा इंडिया को हार्प कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो हम भारतीय हैं वो जेनेटिकली दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले इन बीमारी जो लाइफस्टाइल वाली डिसीज़ होती हैं, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रोन हैं। मतलब हमें ये डिसीज़ेज़, ये बीमारियां करीब करीब 10 साल पहले बाकी दुनिया के एवरेज के लग जाती हैं। तो हमारे लिए ये और बड़ी चिंता का विषय है। अब इस चिंता को दूर कैसे करेंगे? तो चलिए अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के रिहेबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष कॉन्ट्रैक्टर, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी और हेल्थ और योगा एक्सपर्ट शिवानी बाजू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर आशीष, ये रिपोर्ट जो कि लैंसेट से आई है इसने मुझे तो चौंकाया। मुझे नहीं लगता था कि इतनी ज़्यादा खराब स्थिति होगी। WHO वक्त वक्त पे अपने पैरामीटर्स देता रहता है, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, किस तरह की करनी चाहिए, लेकिन भारत की स्थिति इतनी खराब होगी ये मैंने नहीं सोचा था। विपिन जी, एक्चुअली हमने देखा है कि लास्ट 10 साल 20 साल से जैसे इंडिया की आर्थिक स्थिति बेटर होती जा रही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है ना। ये हो सकता है कि जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, फैमिली में गाड़ी आती है, मोटरसाइकिल आती है, वॉक वगैरह कम होता है, तो ये सब कारण से भी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है। हमने देखा है कि हमारे स्कूलों में भी
जो हम फिजिकल एक्टिविटी की पीरियड होती है काफी सालों से वो कम होती जा रही है। पहले हर स्कूल का बच्चा दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करता था, खेलता था। अभी वो भी कम होती जा रही है। तो ओवर टाइम जैसे हमारा मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली फिजिकल एक्टिविटी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। जी, तो मतलब हमारी प्रगति ही हमारे स्वास्थ्य के आड़े आ रही है। अपनी रिपोर्ट में आप सही कह रहे हैं, लायंसगेट भी लिख रहा है कि बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, जो वर्किंग स्टाइल है वो काफ़ी हद तक बदल गया। पहले के मुकाबले आप काफ़ी आरामदायक वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और भी चीज़ें हो गई, लोगों के पास पर्सनल व्हीकल्स हो गए, तमाम चीज़ें, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक काफ़ी इंप्रूव हो गया। और ये कारण है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली काफ़ी डाउन हुई है। डॉक्टर भाटी, इसमें एक चीज़ और थोड़ी ताज्जुब वाली है, महिलाओं का प्रोपोर्शन, मतलब कि वो फिजिकली इनएक्टिव है, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें कि जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, वहाँ पर हम मानते हैं कि वो काफ़ी काम करती हैं, घर का काम करती हैं, जिसमें तो तमाम वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी में काउंट करते हैं। फिर भी ये अनुपात ऐसा क्यों है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, भारत के अंदर हम देखें तो जो चेंज है, जैसा हम अगर कंपैरिजन करें ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, तो एक तो हम स्पेशली ये चीज देख रहे हैं कि जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, चाहे वो महिलाओं में या पुरुषों के अंदर, वैसे वो आपका थिन बॉडी रहेगी, बट जो आपका एब्डोमेन के अराउंडिंग फैट है, सेंट्रल ओबेसिटी, वो ज्यादा देखने को मिलती है। और कहीं महिलाओं में वो पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा है। महिलाओं में देखिए, एक तो क्या है, जैसा अभी ओबेसिटी तो बढ़ रही है, बट उसके कुछ कई बार और भी कॉजेज रूल आउट करने होते हैं उनके अंदर। जैसा हम लेबोरेटरी में देखते भी हैं कि महिलाओं के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा है, पीसीओएस की समस्या ज्यादा है, और भी उनमें हार्मोनल बदलाव होते हैं, कैसे प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान, तो वो भी कई बार वेट गेन के कारण बन जाते हैं। और दूसरा, अगर महिलाओं में देखें तो अर्बन एंड रूरल एरियाज में भी डिफरेंट है ये वाला जो आप प्रपोर्शन बता रहे हैं। किन्हीं किन्हीं राज्यों के अंदर तो बहुत ज्यादा मतलब गांव के अंदर अगर हम देखें तो महिलाएं ज्यादा एक्टिव है, बट शहरों के अंदर देखें तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंटरी है। इसके अलावा उनकी डाइट का भी अगर हम देखें तो डाइट तो ओवरऑल महिलाओं या पुरुषों के अंदर देखें तो हाई कार्ब्स है और लो प्रोटीन है। बट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहता है महिलाओं में, आमतौर पे अगर हम बात करें तो वो घर के काम को कंपेयर कर लेते हैं एक्सरसाइज से, कि उनका एक मेन ये मानना होता है कि हम घर में ऑलरेडी काम, बट जो घर का काम भी अगर फिलहाल के समय में देखें तो वो काफी मॉडिफाई हो गया। इवन आप छोटे से एग्जांपल ही लीजिए कि कपड़े धोना जो कि वॉशिंग मशीन से होते हैं, और घरों में आजकल ज्यादातर देखें कि डोमेस्टिक हेल्प वगैरह मिल जाती है इजीली। बहुत सारा सामान होम डिलीवरी हो जाता है। बच्चों को भी आप ये देखिए कि वो स्कूल बस लेकर जाती हैं, और घर में अगर आप काम कर रहे हो तो एक ही तरह का आपका बॉडी का पोस्चर है, एक ही तरह के काम आप डेली कर रहे हैं, तो बॉडी उस चीज के लिए तो बिल्कुल उसको कुछ डिफरेंट नहीं होता है। दूसरा, आप फिर भी देखें कि अगर घर का काम कर भी रहे हैं तब भी वेट तो बढ़ता ही है। इसके अलावा ज्यादातर महिलाओं में आप देखेंगे कि एक शिकायत रहती है थकान की, कि अगर आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद तो हम रिफ्रेश होने चाहिए, पर थकान वाली समस्या, नींद की समस्या, तो ओवरऑल चैलेंज यहाँ पर ये है कि जो घर का काम है वो एक्सरसाइज को रिप्लेस तो नहीं कर सकता। वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, डाइट, इन सभी का रोल है ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी इन्वॉल्व होने के साथ साथ। तो आई थिंक इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं दोबारा से इसको फिर से रीडिफाइन करना जरूरी है, और जी। घर का काम और एक्सरसाइज दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, नहीं, और यही सवाल अब मैं थोड़ा उन लोगों के लिहाज से पूछ लेता हूं जो घर से बाहर भी निकलते हैं। तो शिवानी जी, कई बार हम भी डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो उनको बोलते हैं कि देखिए, हम तो ऑफिस जाते हैं तो इतने 1000 कदम चल लेते हैं, रोजमर्रा में भी इतनी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, इतना उतर लेते हैं, स्टेशन, ऑटो, ट्रेन, लोकल्स, व्हाटएवर। लेकिन कई बार कहना ये होता है कि वो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है? मतलब क्या अगर हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक हम पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है? ये दोनों ही फिजिकल एक्टिविटीज हैं, लेकिन क्या ये इक्वल नहीं है? डॉक्टर आशीष ने, डॉक्टर समीर ने काफी वैलिड पॉइंट्स हमें हाईलाइट किए। जस्ट अ बिट ऑफ एक्सटेंशन इस पे कि जो हम ये करते हैं वो ब्रीदिंग से कनेक्टेड नहीं होती ज्यादा। तो स्ट्रेस हार्मोन के वजह से जो एक्सेस में हार्मोनल इम्बैलेंस
पैदा करती है बॉडी में। तो ये दोनों बिल्कुल भी समान नहीं है, दे आर नॉट द सेम। तो जब भी आप किसी एक्सरसाइज को ब्रीदिंग से सिंक करेंगे तो जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है वो बॉडी में बहुत कम होता है, उससे आपका ब्लड शुगर बैलेंस रहता है, इंसुलिन बैलेंस रहता है। और ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो आप देख रहे हैं, ओबेसिटी, बेली फैट, ये चीजें बहुत रिलेटेड है कि आप जो रेगुलर लाइफ के एक्सरसाइजेस को बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको हम अलग रखें, क्योंकि उसमें आप भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है और ब्रीदिंग का तो कोई अता पता भी नहीं है नॉर्मली। जी, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि एक आप फोकस होके एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक आप सिर्फ चल फिर रहे हैं जिसमें आपके दिमाग में हज़ारों बातें चल रही हैं। आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस को या स्कूल को लेट तो नहीं हो रहा हूं, मुझे मतलब कई तरह के स्ट्रेस साथ लेके चल रहे हैं। और जब आप वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सिर्फ वही कर रहे हैं। शायद यही चीज़ अंदर बताती है और क्या हार्मोनल चेंज आते हैं वो आपने डिफाइन किया शिवानी जी। डॉक्टर आशीष, यहाँ पर ये रिपोर्ट एक चीज़ और कहती है कि खास तौर पे ये इंडियंस को चेतावनी दे रही है और वो कह रहे हैं कि हम जो हैं जेनेटिकली थोड़े से बाकी दुनिया के मुकाबले ज़्यादा प्रोन हैं इन डिसीजेस के लिए। 10-1 साल हमें पहले ये बीमारियां घेर लेती हैं, इसलिए ये समस्या हमारे साथ और ज़्यादा बढ़ी है। क्या कहेंगे इस पे सर? आप बिल्कुल सही बताया विपिन जी। एक स्टडी था, बड़ा स्टडी, लगभग 50 कंट्री में स्टडी किया था, उसका नाम था इंटर हार्ट स्टडी। और इंटर हार्ट स्टडी में देखा गया कि इंडियंसों को हार्ट डिजीज जो है वो 10 साल पहले होते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 55-60 के उम्र पे आदमी को तकलीफ होती है, इंडिया में 40-45-50 में होती है। लेडीज को वेस्टर्न पॉपुलेशन में 65 प्लस होता है, इंडिया में 50-55 पे होता है। तो उनका ये मतलब कहना है कि देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है उसके साथ साथ एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे आपने बोला था कि मोटापन, शुगर हाई होना, इंडिया इज जो हम कहते हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मोटापन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कंबाइन करके इंडियंसों को यंगर एज पे हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह होता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे मेजर वर्किंग लाइफ के टाइम पे ये होता है, क्योंकि 40, 45, 50 हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, तो इकोनॉमिकली भी कंट्री को काफी इफेक्ट हो जाता है। तो ये सही है कि इंडियंस हैव हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह एट अ अर्लियर एज, तो उनको ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम कम फिजिकली एक्टिव है, उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, ये सवाल एक थोड़ा रिपोर्ट के दायरे से बाहर का सवाल है लेकिन पूछना जरूरी है। डॉक्टर भाटी, ये बताइए कि ये तो एक इनएक्टिविटी वाली बात हो गई कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के आपके लेवल क्या है। ऊपर से जो कहना चाहिए कि दुर्भाग्य कहें या करेला वो भी नीम चढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो खान पान इन दिनों हो गया है वो इसमें शायद और जले पे नमक का काम कर रहा है। क्या वहाँ से स्थितियाँ और ख़राब होती हैं? मतलब ये जो है कि हमें जेनेटिकली पहले ही वीक लोग हैं, बीमारियाँ पहले पकड़ रही हैं, फिजिकली भी इनएक्टिव है और खाने के मामले में भी मामला बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए डाइट में तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आया ही आया है। जैसे अभी आपने पहला सवाल जो पूछा था ना कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है कि हमारे तो स्टेप्स ज्यादा हो ही जाते हैं। बट देखिए, जैसे अगर हमारी सिटिंग जॉब है, हम लंबे समय तक अगर बैठे रहते हैं, अगर फिर भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्टेप्स चल रहे हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट वो नहीं हुआ कि आप चल रहे हैं, ज्यादा स्टेप्स आपके पूरे हो रहे हैं, पर आपके जो सीटिंग आवर्स हैं वो लंबे हैं। जो लंबे समय तक बैठना है वो आपको उतना ही नुकसान करेगा। आपकी जो स्टेप्स है वो एक डिफरेंट चीज है ना। तो सीटिंग को भी हम एक स्मोकिंग जैसा ही रिस्क फैक्टर मानते हैं। सीटिंग अगर आप ठीक पोस्चर में नहीं है वो भी आपके लिए उतनी हार्मफुल है। और ऐसे ही डाइट का, कि डाइट में डेफिनेटली हमारी जो आजकल बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ही आप मान के चलिए, क्योंकि शुगरी ड्रिंक उसके अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाती है। तो एक तरफ अगर हमारे स्टेप बढ़ रहे हैं, स्टेप काउंट हमारे ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारी डाइट ठीक नहीं है, हमारा नींद ठीक नहीं है, स्लीप और रेस्ट ठीक नहीं है, तो वो उस एक्सरसाइज का या उस स्टेप्स का भी हम लोगों को उतना बेनिफिट खास तौर पे मिलेगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज में भी कि ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि हम चलते हैं, हम लिफ्ट में नहीं जाते हैं, हम स्टेयर्स पे जाते हैं,
बट एक्सरसाइज आप ये देखिए कि आपके ओवरऑल होलिस्टिक प्लान एक्सरसाइज में जरूरी है, जिसमें कार्डियो एरोबिक्स भी जरूरी है आपकी लंग हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, और साथ के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि भारतीयों के अंदर पुअर मसल हेल्थ देखा गया है खास तौर पे। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग का भी रोल आ जाता है, और उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी जो जॉइंट हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा डिटोरिएट है। तो इन तीनों चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, और एल्डरली लोगों में जैसा हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फॉल, गिर जाना, तो वो बैलेंस वाली, तो कुछ कुछ एक्सरसाइज हॉलिस्टिकली होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओवरऑल जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस जितना उन्होंने बताए हैं आर्स, वो आर्स बाइफरकेटेड होने चाहिए। ओवरऑल आपको सभी तरह के वर्कआउट एक्सरसाइज प्लान जी अपने करने दिनचर्या चाहिए। में शामिल करने जरूरी है। तो यहाँ मैं शिवानी जी से पूछ लेता हूँ। देखिए शिवानी जी, जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है वो ये है कि 150 मिनट से 300 मिनट, एक बड़ी रेंज है, का मॉडरेट एरोबिक वर्कआउट ड्यूरिंग अ वीक, 7 दिनों के अंदर, ऑब्लिक वो कहते हैं कि 75 मिनट का इंटेंस वर्कआउट। आप इसमें से जो भी कर लें। आप हमें थोड़ा डिफरेंस समझाइए कि दोनों में क्या है, इंटेंस किसको कहेंगे और मॉडरेट किसको कहेंगे। जरूर इंटेंस एक्सरसाइज जरूरी है, जिसमें आपका हार्ट रेट चैलेंज होता है, आपका लंग कैपेसिटी चैलेंज होता है, दोनों बढ़ता है। तो उससे आपके मेटाबॉलिज्म में भी चढ़ाव आता है। बट आजकल प्रॉब्लम है ओवर अचीवमेंट की। बहुत लोग बहुत ज्यादा लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 टाइम्स मैंने देखा है हमारे फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच में, 5 बारी 6 बारी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन आसपास आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो अगर आप देखें तो इंटेंसिटी को अगर आप 2 बारी भी बनाए रखें मिनट्स में, चाहे आप 30 मिनट करेंगे, 40 मिनट नहीं, तो करेंगे, उसके एग्जाम्पल क्या होंगे मैम? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, किसे आप कहेंगे इंटेंसिव एक्सरसाइज और किसे कहेंगे मॉडरेट एक्सरसाइज? जैसे आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को साथ में अगर करें तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जो आप हार्ट रेट और लंग्स को दोनों को चैलेंज कर सकते हैं, और वो बढ़ सकते हैं उसके वजह से। जैसे आप योगा करेंगे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उसमें आपका हार्ट रेट चैलेंज नहीं होता, तो उसको इंटेंसिटी वाइज हम सेम नहीं कहेंगे जरूर, बट दोनों का जरूरी होना हफ्ते में बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से आपको एक कंप्लीट बैलेंस्ड एक्सरसाइज वर्कआउट मिलता है। बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इसको करते हुए अगर आपके दिन की बाकी की मूवमेंट कम है, जैसे आप खाना खाएं उसके बाद ना हिले 10 मिनट, तो ऐसी चीजें उस वर्कआउट को भी नल एंड वॉइड बिल्कुल खत्म कर देती है उसका इफेक्ट। तो थोड़ी सी इन चीजों में ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि हम रोज तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन तब भी साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक कॉम्बिनेशन में रखें। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि कई बार अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो वो भी नल हो जाती है बिकॉज ऑफ योर अदर एक्टिविटी। आप बहुत ज़्यादा सिडेंट्री एक्टिविटी में है, या फिर आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है खाना खाने के बाद भी। तो एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद आप लोगों से यही जानने की कोशिश होगी कि जो नहीं करते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें और कैसे इसे दिन भर में डिवाइड करें, कितनी इंटेंस उसके लिए क्या करना, कितनी मॉडरेट उसके लिए क्या करना, और मिनिमम एटलीस्ट इतनी तो करना ही करना। बहुत सारे लोग से वॉक करके मानते हैं कि उनका हो गया, क्या उतना पर्याप्त है? 2-3 अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर आशीष, कहाँ से शुरुआत की जाए? मतलब मान लीजिए कि कोई या तो बिल्कुल ही इनएक्टिव है, कुछ करता ही नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, कहाँ से वो शुरुआत कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रूटीन में पहले ही मेरा रूटीन इतना व्यस्त है, उसमें मैं पूरा एक एक्सरसाइज की रिजीम जोड़ूं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, और वहीं वो छोड़ देते हैं ख्याल। बिल्कुल विपिन जी, तो पहली बात है कि कुछ न कुछ करे, शुरू करो, गेट ऑफ योर चेयर, वो पहली बात है। आपने पूछा था ब्रेक के पहले कि मॉडरेट क्या है और इंटेंस क्या है। नॉर्मली उसका टेक्निकल मतलब जो है डेफिनेशन कहते हैं कि जब आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन 21 ml पर केजी पर मिनट से ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेंस। तो सिंपल भाषा में अगर आप 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर 10 मिनट के स्पीड से ज्यादा करें, उसको हम बॉर्डर लाइन करते हैं। उससे ज्यादा इज इंटेंस एक्सरसाइज, लेस देन दैट इज मॉडरेट। तो शुरू के लिए मेरी सजेशन है कि सब लोग को 10-15 मिनट सिंपल वॉकिंग से शुरू करना चाहिए। ये आप डेली 10-15 मिनट वॉक करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। जब आप 30-40 मिनट तक पहुंच सकते हो तो उसके बाद 30-40 मिनट का वॉक करो, पर धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाओ। आप चाहते तो उसके बीच में थोड़ा 1-2 मिनट जॉग भी कर सकते हैं।
वो आपका एरोबिक एक्सरसाइज। जैसे डॉक्टर भाटी ने बताया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि थोड़ा आपका मसल के लिए वो आप सिंपल थेरा बैंड या रबर बैंड, रेजिस्टेंस बैंड से शुरू कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे एक डंबल उठा सकते हो। उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम में वेट उठा सकते हो। घर में आप बैठक है, पुश अप, पुल अप वगैरह कर सकते हो। तो दोनों एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना है। पर हम ऑलवेज कहते हैं कि स्टार्ट लो, मतलब धीरे से शुरू करो, पर हमेशा प्रोग्रेस करते जाओ एज पर योर कंफर्ट, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरुआत करें। डॉक्टर भाटी, एक और मैं इसी शायद रिपोर्ट के इर्द गिर्द कुछ पढ़ रहा था, उसमें यह था कि हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं कि भाई खाना कैसा हो, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, इस तरह की, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अक्सर अनदेखी हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं स्वास्थ्य के अंदर, जो कि रिलेटेड टू दिस थिंग ही है। क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं जो हेल्दी हो और क्या हटा दें जो अनहेल्दी है? देखिए, जितना अगर हम जंक को, फास्ट फूड को, पैकेज फूड को मिनिमाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। नमक की क्वांटिटी, जैसे देखा ही आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आई थी कि हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो नमक की मात्रा कम रहनी चाहिए। अलग से शुगर इंटेक आपको नहीं करना है, क्योंकि शुगर की ऐसे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल नीड होती है। तो मीठा, ऑलरेडी हम जो कार्ब्स खा रहे हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, तो मीठे को आपको हटाना। तो ये चीजें हो गई। दूसरा, कोशिश करें थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर पाए, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, तो 12 से 14 घंटे तक की आप एटलीस्ट फास्टिंग रखें। हाइड्रेशन का आप पूरा ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना एक्सरसाइज प्लान भी करें। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज प्लान करें। कोई किडनी डिजीज है, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, और आप एडल्ट एज ग्रुप के अंदर 18 से लेके और 60 तक की एज ग्रुप में, तो वहां पर आपको ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, आप मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज 30 मिनट रेगुलर डेली करें। पर वही सभी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी और उसके अंदर कार्डियो भी, और महिलाएं भी खास तौर पे घर के काम के साथ साथ धीरे धीरे एटलीस्ट वो बाहर का जो वॉक करना शुरू करें एटलीस्ट, ताकि उनसे उनकी जो ओवरऑल वेलबींग की हम बात करते हैं वो भी इम्प्रूव होती है। तो शिबानी, क्या बोलेंगे आप कि किस तरीके से, देखिए जिम जाना एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है, वॉक में मानता हूं कि लोग काफ़ी हद तक अपना समय निकाल के सुबह या शाम कर सकते हैं, हालांकि आप लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक बेहतर होता है इंस्टेड की इवनिंग, लेकिन क्या इवनिंग में भी जिन्हें वक्त नहीं मिलता है एटलीस्ट वो वॉक कर सकते हैं? जिम जाना क्या ज़रूरी होगा, या उसके अलावा भी सिंपल घर पे वेट एक्सरसाइज वगैरह से थोड़ा सा मसल बिल्ड किया जा सकता है? एंड एट लास्ट, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, क्या खाने के बाद थोड़ी देर घूम लेना ये भी फायदेमंद होता है? कुछ तो भी जरूर अपना बॉडी वेट आप खुद यूज कर सकते हैं। कैलिस्थेनिक्स भी होते हैं जिसमें आप बॉडी की मूवमेंट भी ले सकते हैं और बॉडी वेट अपना ही यूज करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेम बेनिफिट्स यूज हो सकते हैं आपको। मेनली इसमें क्या है, विमेन जो 35-40 के ऊपर होते हैं उनके सेक्स हार्मोन्स भी डिप्लीट हो रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में आते हैं, तो उनका मसल मास कम होने लगता है। तो उनको मैं जरूर कहूंगी कि वॉक के साथ साथ जरूर थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, चाहे अपना बॉडी वेट यूज करे, चाहे डंबल्स यूज करे, बिकॉज उनका मसल मास डेफिनेटली डिप्लीट होने लग जाता है इस टाइम तक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्लड में जो प्रोटीन डेवलप हुए, इन सब चीजों के लिए मेंटेन स्ट्रेस लेवल जिसको कहते हैं, कि आप अपने वॉक्स के बाद जो 10 मिनट्स यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए वॉक कर रहे हैं। जब आप अपनी वर्कआउट को फिनिश कर रहे हैं तो लेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रीदिंग पे भी ध्यान दें, बिकॉज हर वर्कआउट के बाद जो इंटेंस हो उस पे आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। और बहुत लोग और बहुत महिलाएं एक्चुअली उसी एंजाइटी में फंसी रहती हैं कि जब वो एक्सेस वर्कआउट करती हैं लेकिन उसको मैनेज करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा दोनों चीजों के ऊपर एजुकेशन उनके लिए बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट। जी, डॉक्टर आशीष, एक बहुत बड़ा फैक्टर है वजन का। कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा भी है कि अगर एक सिर्फ वजन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। वजन का कितना बड़ा रोल है, और क्या अगर वजन सिस्टमैटिकली कम किया जाए तो ये सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी? हाँ जी, जरूर। अगर आप वजन कंट्रोल में किया है तो ये सारी चीजें कम होते जाएंगे। मतलब डायबिटीज जो है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है। और हम सिर्फ वजन नहीं देखते, हम वजन हाइट के रिलेशन में देखते हैं, जो हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए,
कभी कभी कोई लोग होते हैं जो काफी मस्कुलर होते हैं, जिसका ज्यादा मसल है, हो सकता है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स हाई हो पर उनका ओवरऑल ओबेसिटी नहीं हो। तो वजन इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ वजन नहीं, पूरा लाइफस्टाइल भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग एकदम फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल कुछ खाना नहीं खाते हैं, स्टारवेशन करते हैं और वजन भी कम हो सकता है, पर वो अनहेल्दी है। तो सिर्फ वजन नहीं देखना चाहिए, वजन कम करना चाहिए कैलोरी कंट्रोल से, और साथ साथ एक्सरसाइज के साथ भी, दोनों साथ में होना चाहिए। राइट डॉक्टर भाटी, इन जनरल आप कितनी देर एक्सरसाइज करें, इस पर एक और रिसर्च थी, मैं समय इसलिए पूछ ले रहा हूँ सवाल, की वो कहती थी कि अगर आप 5 दिन ना कर पाए डिवाइड करके, तो वीकेंड में जो 2 दिन है उसमें खूब इंटेंस एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या ये सजेशन प्रैक्टिकल है कि आप 5 दिन तो ना करें और 2 दिन खूब इंटेंस कर लें, या बेटर है कि धीरे धीरे उसे 5 ही दिन में डिवाइड करें और थोड़ा डिसिप्लिन रहें? देखिए, कुछ भी ऐसा प्लान आपको करना है जिसको आप सस्टेन कर पाए, आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसको देखते हुए आपको मैनेज करना है कि आप सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, पर उसको कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। कि कई बार आपको लगता है वो मूड बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मूड नहीं है तो मैं कर नहीं रहा। आपको जाना जरूर है, आप पार्क जाइए, जिम जाइए, चाहे आप कम कर रहे हैं किसी दिन, बट ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन नहीं कर रहे हो और 2 दिन आप बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली आई थिंक एक्सरसाइज डॉक्टर कर रहे हैं। आशीष इस पे कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, तो मैं जो कह रहा था कि जैसे डॉक्टर भाटी कह रहे हैं कि वीकेंड वॉरियर सिंड्रोम हम कहते हैं, कि जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक सिर्फ एक करते हैं कि ऊपर घाट के पिकनिक के लिए चलते हैं, दोज आर द पीपल हु हैव सडन कार्डियक अरेस्ट। कि आपको एक्सरसाइज अचानक नहीं करना चाहिए, आपको बिल्डअप करना चाहिए। तो सडन एक्सर्शन आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको पूरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करना चाहिए, और सिर्फ वीकेंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है जी, तो आई थिंक जितने भी सवाल हो सकते थे पॉसिबली आपके वर्कआउट के ऊपर, और जितने भी उसके अराउंड मिथ या मिसकंसेप्शन हो सकते थे, आज वो सब हमने बातचीत कर ली। कुल मिला के सार ये है कि आपको स्टार्ट करना है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट एक छोटे से वॉक से स्टार्ट कीजिए। जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाइए, फिर उसका इंटेंसिटी बढ़ाइए। डॉक्टर भाटी कह रहे थे आपको मसल मास भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज हो सकती हैं, आपके पास वक्त है तो आप जिम तक जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनर आपको। और हाँ, इन सारी चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बाकी की जो हेल्थ है उसको भी देखें साथ में, और फिर ये अपना एक्सरसाइज रिजीम शुरू करें। एंड जैसे शिवानी कह रही थी कि हमें फिट रहना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें खान पान का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ओवरऑल आपको एक्टिव रहना है। और हाँ, इससे कंफ्यूज मत कीजिए कि मैं इतना चल लेता हूँ, या मैं दफ्तर जाते वक्त चल लेता हूँ, या मैं स्कूल जाते वक्त चल लेता हूँ, या मैं घर का काम कर लेती हूँ, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द एक्सरसाइज, क्योंकि तब आपका फोकस कुछ और होता है, एक्सरसाइज करते वक्त आपका फोकस कुछ और रहेगा। तो ये सारी बातें हैं जो नटशेल में हमने आपको फिर से बता दी। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बेहतर काम करेंगे, और अगली बार जब ये लैंसेट की रिपोर्ट आएगी तो इसमें हमें लगता है इंडिया की रैंक इंप्रूव होकर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज ये बातचीत करने के लिए। नमस्कार।